दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों को टारगेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में गणित के मॉडल पेपर संख्या 2 को देखेंगे। इस मॉडल पेपर में आपको कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं, जो सभी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपके परीक्षा में मैथ से संबंधित एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन वीवीआई होंगे, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होंगे। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अधिक मायने रखता है, इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, उसे याद करने की कोशिश करिए। तो चलिए हम बिना समय गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा परिमेय है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि परिमेय संख्या है। तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए की, बी की, सी की, डी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, √16/25। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो। ठीक है, जो p/q के रूप में हो और जिसका q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, तो हर 0 नहीं होना चाहिए और संख्या p/q के रूप में हो, तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। तो चूंकि हम लोग इसका करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या है। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आप उसे एक बार 2 बार अच्छे तरीके से पढ़िए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, मैथ में खास करके। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 3/2, बी है -2/3, सी नंबर ऑप्शन है 2/3 और डी है -3/2। तो बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, -2/3। ठीक है, यदि द्विघात बहुपद f(x) = x² + 2x + 3 है तो 1/α + 1/बीटा का मान पूछेगा तो -2/3 हो जाएगा। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन को पहले आप लोग समझिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। √75/√48 जो है वह परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह सारे जो संख्या है वह अपरिमेय संख्या है, लेकिन √75/√48 है वह अपरिमेय नहीं है, यानी कि यह परिमेय संख्या है। तो तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आपके बुक में 2nd चैप्टर में ही बहुपद के बारे में पढ़ना है, उसी में से यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बताइए ऑप्शन है -7 की, बी नंबर ऑप्शन है y² + √2 की, सी है 3√x + 2x + 7 और डी है 4x² - 3x + 7। तो बताइए चौथा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 3√x + 2x + 7 बहुपद नहीं है। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। युगपत समीकरण, ध्यान रखिएगा, युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 है, 4x + 6y = 9 है। तो पूछ रहा है कि इसका निकाय क्या है, असंगत है कि अद्वितीय हल है कि अपरिचित रूप से अनेक हल है कि इनमें से कोई नहीं। 5वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। तो अब सभी लोग ध्यान रखिएगा, 5वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि युगपत समीकरण 2x + 3y = यदि 5 हो और 4x + 6y = 9 हो तो यह असंगत निकाय हो जाएगा। 5वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। ठीक है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल के मान क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे कि वास्तविक और समान होंगे कि अवास्तविक और भिन्न होंगे कि अवास्तविक और समान होंगे। तो छठा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, छठा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, वास्तविक और भिन्न होंगे। कोई भी द्विघात समीकरण रहे, अगर उसके विवेचक का मान 0 से बड़ा है तो वह जो दोनों मूल होगा वह वास्तविक और
भिन्न हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 9। यदि x = 5 दिया हुआ है तो सीधे आप क्या करिए कि x के जगह पर 5 वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद y का मान निकाल लीजिए। तो हम लोग यदि x के जगह पर 5 वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2। 7वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। x के जगह पर 5 वैल्यू रख दीजिएगा और उसके बाद 5 + 2y = 9 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि y का वैल्यू निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान क्या होगा। बताइए 8वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि कोई द्विघात बहुपद 3x² - 2x + 1/3 = 0 है तो उसके विवेचक का मान 0 हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि सर्वांतर पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि AP 4, 10, 16, 22 और 28 का सर्वांतर क्या होगा। ठीक है, AP 4, 10, 16, 22 और 28 का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर वाले क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो बताइए 9वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो AP 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर 6 हो जाएगा। 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ट्रायंगल ABC में, ठीक है, कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC है। ठीक है, DE पैरेलल BC है और BC बराबर यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो DE का मान पूछ रहा है। ठीक है, पहले आप लोगों को एक ट्रायंगल बना देना है, उसमें ABC दर्शा देना है। AB एवं AC के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D हो जाएगा और AC का मध्य बिंदु E हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC हो जाएगा। DE और BC आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो DE का मान पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग को पहले एक ट्रायंगल बना देना है जिसमें AB का मध्य बिंदु D को दर्शाना है और AC का मध्य बिंदु E को दर्शाना है। उसमें DE पैरेलल BC हो जाएगा और BC का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो DE का मान क्या होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 10वां का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। DE का मान 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, DE का मान कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। चलिए अभी 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, -3 - 1/2 और 2 का इग्रहमा पद क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि -3 है, -1/2 है और 2 है और इसका इग्रहमा पद पूछ रहा है कि इसका इग्रहमा पद क्या हो जाएगा। मतलब डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया गया है तो इग्रहमीय स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि इग्रहमीय स्थान पर जो नंबर आएगा वह 22 होगा। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दो समरूप त्रिभुज ABC एवं DEF में दो ट्रायंगल है जो कि आपस में समरूप है। एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है DEF। तो क्वेश्चन कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है कि जो दो ट्रायंगल है ABC एवं DEF तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा AB² / DE²। ठीक है, 12 का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है कि चतुर्थ में है। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि 4 और -3 चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, चौथे चतुर्थांश में है। 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। यदि A + B = 90 डिग्री है तो cos A बराबर क्या होगा। यदि A + B = 90 डिग्री है तो cos A का मान यहाँ पर पूछ रहा है। cos A किसके बराबर हो जाएगा। cos B के बराबर हो जाएगा कि sin A के बराबर हो जाएगा कि C है sin B के बराबर कि D है cos A के बराबर। तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि यदि A + B = 90 डिग्री है तो cos A बराबर हो जाएगा sin B। 14 का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिंदुओं A 4, 5 तथा B 6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु कौन सा होगा। ठीक है, बिंदु है A दिया हुआ है 4, 5 और B दिया हुआ है 6, 5। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु कौन सा होगा।
5-4 होगा कि 5-5 होगा कि 4-5 होगा कि 4-3 होगा? तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4-5 और 6-5 दोनों को मिलाने वाली रेखा हो जाएगा 5-5। ठीक है, 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो cos थीटा किसके बराबर होगा? ठीक है, यदि 3 थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री तो cos थीटा किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर होगा कि √3/2 के बराबर होगा कि 1/√2 के बराबर होगा कि 2/√3 के बराबर होगा? तो बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है तो cos थीटा का मान √3/2 हो जाएगा। 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, ठीक है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, कह रहा है कि सूर्य की ऊंचाई यदि 60 डिग्री के एंगल पर बन रहा है तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन है 30√3 मीटर, कि बी है 15 मीटर, कि सी है 30/√3 मीटर, कि डी है 15√2 मीटर? तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई 30√3 मीटर हो जाएगा। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन, वृत्त COR, ठीक है, वृत्त कह रहा है OR के अंतःभाग में एक बिंदु P है। ठीक है, कोई वृत्त है OR जिसके अंतःभाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में से कौन सत्य है? यहाँ पर सत्य पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है कि R से OP बड़ा है, यानी कि R छोटा है और OP बड़ा है। बी नंबर है R ग्रेटर देन OP, यानी कि R बड़ा है OP से। सी है R बराबर OP और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोई वृत्त है OR के अंतःभाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि R बड़ा है OP से, यानी कि R ग्रेटर देन OP। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई कितना है? बताइए 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि कोई मीनार है जिसके पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन ए है 50/√3 मीटर, बी है 50√3 मीटर, सी है 25√3 मीटर और डी है 100/√3 मीटर। तो बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 19 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा 50√3 मीटर। यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण यदि 60 डिग्री का बन रहा है तो मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यह जो सारे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका सही आंसर बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि अगर हम सॉल्व करने लगे तो अगर एक एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से विस्तार में आपको बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 2-3 घंटा का वीडियो हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त पर बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? कोई भी सर्कल है, कोई भी वृत्त है, यदि उसके बाह बिंदु से यदि वृत्त पर हम लोग रेखा खींचेंगे तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बताइए 1 कि 2 कि 3 कि 4? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या होगी? तो बताइए 20वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 20वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, किसी भी बाह बिंदु से वृत्त पर यदि हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा? ठीक है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा θ/270 गुने पाई आर क्यू, कि θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, कि θ/270 इंटू पाई आर स्क्वायर, कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है। ठीक है, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? आयतन दिया हुआ है, देखिए घन का आयतन दिया हुआ है कितना, 125 मीटर क्यूब। तो पूछ रहा है कि उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30 मीटर स्क्वायर, कि 10 मीटर स्क्वायर, कि 150 मीटर स्क्वायर, कि 125 मीटर स्क्वायर? तो 22वां का सही आंसर कौन सा होगा? तो 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए,
किसी भी वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा। कोई भी सर्कल है, यदि उसके रेडियस को हम लोग डबल कर देंगे तो उसका जो नया है और जो पुराना है दोनों वृत्त की परिधि का अनुपात कितना हो जाएगा। 1:1 होगा कि 2:1 होगा कि 4:1 होगा कि 1:4 होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका अनुपात होगा 2:1, यानी कि 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी सर्कल है यदि उसकी रेडियस को हम लोग दुगना करेंगे तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए जो वृत्त है उसकी सिराओं की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बाल्टी की ऊंचाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन पूछा जा रहा है कि इसका आयतन कितना होगा। तो बताइए आयतन कितना होगा। ऑप्शन ए कि बी कि सी कि डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 80,080 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन 80,080 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई रिकरिंग का मान क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ई कोई घटना है, हम घटना मान लेते हैं कि हम सिक्का उछाल रहे हैं, तो सिक्का यदि हम लोग उछाल रहे हैं तो सिक्का में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों का चांस बनता है। तो 1/2 प्लस 1/2 दोनों का चांस बन रहा है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 का बी नंबर ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। निम्न में से कौन सी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी घटना का प्रायिकता होगा वह हमेशा पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा, कभी ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। इसलिए चूंकि यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन ऋणात्मक है -15, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी घटना की प्रायिकता -15 नहीं हो सकती है। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है। तो देखिए हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। पहले इसको असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग इसको सरिया लीजिए। तो देखिए 5 3 7 6 4 2 1 है, इसमें सबसे बड़ा 7 है, तो हम लोग लिख लेंगे 7 6 5 4 3 2 1। अब देख लीजिए कि इसके बीच में कौन है, तो 3 अच्छा इधर से भी और 3 अच्छा इधर से भी देख लेते हैं, तो बीच में 4 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका 4 हो जाएगा। चलिए अब 28वां नंबर क्वेश्चन। एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता कितना है। एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा। देखिए यदि हम लोग एक पासा फेंकते हैं तो उसमें 6 अंक होता है, 1 से लेकर के 6 तक। लूडो आप लोग खेलते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जो छक्का होता है लूडो का, उसमें 1 2 3 4 5 6 होता है। पूछ रहा है कि उसमें 3 आने की प्रायिकता कितना है। तो यदि हम लोग पासा फेंकेंगे तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यानी कि 6 में से कोई भी एक आ सकता है, इसलिए 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। 6 में से ही कोई एक आवेगा, इसलिए 1/6। 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मसा ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िए। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मसा गुने ए बी का लसा, यानी कि ए बी का महत्तम समापवर्तक और ए बी का लघुत्तम समापवर्तक, ए बी का HCF और a, b का LCM निम्न में से किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है a/b कि b है b/a, कि c है a गुने b, कि d है a प्लस b। तो बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर ए बी का मसा गुने ए बी का लसा पूछ रहा है, इसलिए यह a गुने b के बराबर हो जाएगा। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन हम आपको ऊपर में भी बता चुके हैं, ठीक है, ध्यान होगा आप लोगों को। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। बताइए। ऑप्शन है -5/7, बी है 5/7, सी है 7/5 और डी है -7/5। तो बताइए 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा 30 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा 5/7। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल है तो 1/अल्फा तथा 1/बीटा का मान 5/7 हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा। बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा, मासा यानी कि HCF कितना होगा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। 31 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होता है कि 3 होता है कि 1 होता है कि 4 होता है। तो बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या 2 होता है। 32 का ए नंबर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है a1 और a2 और b1 और b2 दोनों आपस में बराबर है। a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में बराबर है, लेकिन b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है। क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा। कोई हल नहीं है कि एक अद्वितीय हल है कि अनेक हल होगा कि 2 हल होगा। तो बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 33 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कौन कह रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, कि 2x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0, कि x प्लस 3/x बराबर x स्क्वायर, कि d है x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 34 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि x प्लस 3/x बराबर x स्क्वायर द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का क्या होता है। ठीक है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अनेक होता है कि अद्वितीय हल होता है कि कोई हल नहीं होता है कि इनमें से सभी होगा। तो बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 35 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि यदि कोई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो बताइए पूर्णांक संख्याओं में कि परिमेय संख्याओं में कि अपरिमेय में कि प्राकृत में। तो बताइए 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 36 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं में। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC है तब AB स्क्वायर बटा AD स्क्वायर का मान कितना होगा। बताइए कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु है और उसमें AD परपेंडिकुलर यदि BC है तो AB स्क्वायर बटा AD स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। 3/4 की 4/3 की 1/2 की 2/1। तो बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 37 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC है तो AB स्क्वायर बटा AD स्क्वायर का मान 4/3 हो जाएगा। 37 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AP का प्रथम पद A है और उसका पदांतर D हो तो उसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नांकित में कौन सा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उनके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो बताइए 38 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 38 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR, कोण A बराबर 47 डिग्री, कोण Q बराबर 73 डिग्री, तब कोण C का मान कितना हो जाएगा जो पूछ रहा है। ठीक है, कोण A बराबर 47 दिया हुआ है, कोण Q बराबर 73 दिया हुआ है और कोण C का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 39 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोण C का मान 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 47 हो जाएगा कोण A, 73 हो जाएगा
कोण क्यू, तो कोण सी कितना हो जाएगा? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि चाहे कोई भी ट्रायंगल रहे उसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 47 + 73 + 60 यदि आप लोग जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट। 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 107 और 253 के बीच कि 5 से विभाज्य संख्याओं को, ऐसी संख्या जो 5 से सिर्फ विभाज्य होती है, तो 5 से विभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बताइए। 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग 5220 हो जाएगा। 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुल यही 40 क्वेश्चन थे जो आपको मैथ के मॉडल पेपर संख्या 2 में देखना था। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।